आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो 2 साल पहले मेरे 18वें जन्मदिन से ठीक 6 महीने पहले हुई थी। वो घटना जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम आंचल है। हमारे छोटे से परिवार में मेरे पापा सुरेश जी और मेरी 2 छोटी बहनें तारा और मीरा थीं। मीरा सबसे छोटी थी। तारा के जन्म के बाद से ही माँ ममता जी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। वो अक्सर उदास रहती थीं, जैसे उन्हें किसी चीज़ की कमी खलती हो। 2 साल पहले जब मैं सिर्फ 15 साल की थी तो हमने माँ को हमेशा के लिए खो दिया। नमा के जाने के बाद हमारा घर केवल खाली नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी सहनीय खामोशी ने सब कुछ ढक लिया। घर के हर कोने से उनकी महक गायब हो गई थी और उनकी आवाज़ जो कभी कभी डांटती थी अब कानों में एक मीठी गूंज बनकर रह गई थी। पिताजी गहरे दुख में डूब गए। वो सुबह जल्दी निकल जाते और रात को देर से आते। वो हमसे नजरें मिलाने से भी कतराने लगे थे, मानो उन्हें डर हो कि हम उनकी आंखों में अपना अधूरापन देख लेंगे। न हमारे रिश्तेदारों, मेन शहर से दूर रहने वाली हमारी आशा बुआ ही अकेली सहारा थीं। माँ के देहांत के तुरंत बाद आशा बुआ अपनी खुद की व्यस्तताओं को छोड़कर कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ गईं, ताकि इस टूटे हुए परिवार को सहारा दे सकें। नमा की मौत के बाद मेरा स्कूल जाना लगभग छूट गया। मैं 9वीं कक्षा में थी जब मेरी कॉपियाँ किताबों के बस्ते से निकलकर किचन के दराजों में शिफ्ट हो गईं। घर के छोटे मोटे काम और तारा मीरा की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मुझे बर्तन मांजने में परेशानी होती थी, रोटियां अक्सर जल जाती थी और मीरा जब रोना शुरू करती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि उसे कैसे चुप कराऊं। मैं अब नन्ही सी बच्ची नहीं बल्कि इस घर की मुख्य सहारा थी, पर यह जिम्मेदारी मुझे हर पल थका देती थी। पिताजी का मन काम पर नहीं लगता था, वे हर वक्त गुमसुम रहते थे। बुआ और मैं अंदर ही अंदर उन्हें देखकर बहुत दुखी होते थे, पर हम जानते थे कि माँ की मौत का ये गम इतना बड़ा था जिसे इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता था। समय ही एक ऐसा मरहम था जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। एक दिन बुआ ने तय किया कि पिताजी के कमरे की सफाई जरूरी है। हम दोनों मिलकर उनका सारा सामान व्यवस्थित कर रहे थे। कमरा उदासी से भरा हुआ था। मैं पुराना लकड़ी का दराज साफ कर रही थी, तभी मेरा हाथ दराज के सबसे पिछले कोने में रखे एक अजीब से पुराने और हल्के भूरे रंग के कपड़े के टुकड़े से टकराया। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो कपड़ा एक पुराना जर्जर सा डायरी का कवर था। कवर पर माँ के हाथ से लिखा हुआ था, मेरे अधूरे सपने। मेरी सांस एक पल को रुक गई। मैंने बुआ को दिखाया। नन बुआ, क्या है ये डायरी? माँ की है, पर इतनी पुरानी, और ये यहाँ पापा के दराज में क्यों रखी थी? इसमें क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। नंबुआ ने डायरी को हाथों में लिया। उनके चेहरे पर माँ को याद करने का गहरा दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने डायरी के कवर पर हल्के से हाथ फेरा और गहरी सांस ली। वो समझ गईं कि ये माँ की आखिरी डायरी है, जिसमें उन्होंने शायद अपने कुछ अधूरे सपने, मेरे भविष्य की चिंताएं या कोई पारिवारिक इच्छा लिखी होगी। पिताजी इसे इसलिए छुपा रहे थे ताकि ये हमें और दुखी न करे। नबुआ ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटिया, माँ की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रख लो। तुम्हारे पापा शायद इसे देखकर और दुखी हो जाते, इसलिए उन्होंने इसे छुपा दिया होगा। इसमें जो भी है वह अब तुम्हारा है, पर इसे बाद में पढ़ना। अब घर को संभालने के लिए हमें मजबूत बनना होगा। बुआ का चेहरा उदास था और उन्होंने उस दिन डायरी के बारे में मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। वो शायद जानती थीं कि उस डायरी में हमारे भविष्य का कोई अनकहा बोझ छुपा हो सकता है। अगली रात बुआ ने मुझे अपने पास बुलाया। तारा और मीरा पहले से ही दूसरे कमरे में सो रही थीं। कमरे में एक छोटा सा लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में बुआ का चेहरा बेहद शांत और गंभीर लग रहा था। नबुआ ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, आंचल, मैं 2 दिन बाद वापस अपने शहर जा रही हूँ। अब तुम्हें इस घर की मुखिया बनना होगा। तुम्हारे पिताजी बाहर का काम संभाल सकते हैं, पर घर की भावनात्मक नींव को अब तुम्हें ही थामना है। तुम्हें अपने बचपन को थोड़ा पीछे छोड़ना होगा। नहीं, सुनकर मैं थोड़ा हैरान थी। घर की मुखिया? पर बुआ, मैं तो अभी बच्ची हूँ और मुझे तो ठीक से दाल बनानी भी नहीं आती। बुआ ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा, जैसे वो मेरे अंदर की घबराहट को महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, तारा और मीरा को सिर्फ एक बड़ी बहन की नहीं, बल्कि एक ऐसे भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है जो उन्हें माँ की कमी महसूस न होने दे। एक बहन उनके साथ खेल सकती है, पर एक माँ उन्हें भावनात्मक सुरक्षा देती है। उन्हें महसूस होना चाहिए कि इस घर में कोई है जो उनकी हर छोटी बड़ी बात को माँ की तरह सुनता है। और तुम्हारे पापा को भी एक मजबूत साथी चाहिए जो उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखा सके। फिर बुआ ने तारा और मीरा को उठाया और कहा, देखो बच्चियों, आज से तुम दोनों आंचल दीदी को घर में प्यार से ममता दीदी बुलाओगी। ममता इसलिए क्योंकि ये नाम तुम्हें याद दिलाएगा कि ये दीदी अब तुम्हारे लिए माँ के समान है। जब भी कोई मुश्किल हो, उससे से पहले इनके पास जाना। तुम दोनों को भी मजबूत बनना है। मुझे बुआ की ये बात थोड़ी अटपटी पर साथ ही बहुत प्यारी लगी। मेरी आंखें भर आईं। ममता दीदी,
ये नाम सीधे मेरी माँ से जुड़ा था। तारा और मीरा ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। बुआ ने मुझे समझाते हुए कहा कि ये सिर्फ एक प्यार भरा नाम है जो तुम्हें घर में जिम्मेदारी की शक्ति देगा और ये नाम ही इस परिवार को जोड़े रखेगा। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो एक अजीब सा सन्नाटा था। सब चुपचाप खा रहे थे। तभी तारा ने डरते डरते पर स्पष्ट आवाज में कहा, ममता दीदी मुझे और सब्जी चाहिए। तारा ने जैसे ही मुझे उस नाम से बुलाया मैं शर्म से लाल हो गई और पापा की ओर देखा। पापा ने भी हैरानी से बुआ की ओर देखा। उनके चेहरे पर सवाल था। इससे पहले कि पापा कुछ पूछते बुआ ने आत्मविश्वास और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी मैंने आंचल को घर की भावनात्मक मुखिया का नाम दिया है। अब ये बच्चों की माँ जैसी देखभाल करेगी और इन्हें भावनात्मक शक्ति देगी। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये इस घर का नया भावनात्मक सहारा है। पापा ने बुआ की ओर देखा। उनकी आंखों में उदासी की जगह पहली बार विश्वास और कृतज्ञता की एक हल्की सी चमक आई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो मैंने माँ के जाने के बाद लंबे समय बाद देखी थी। वो समझ गए कि बुआ ने ये कदम हमारे परिवार को टूटने से बचाने और एक नई शुरुआत देने के लिए उठाया है। बुआ ने पापा को समझाया कि हाँ, बड़ी बहन माँ के समान ही होती है। लेकिन मैं तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी और नजरें नहीं उठा पा रही थी। तारा और मीरा मुझे लगातार प्यार से ममता दीदी बोले जा रही थीं। पिताजी के चेहरे पर उदासी की जगह आज एक अलग ही शांत मुस्कान तैर रही थी। ये मुस्कान हल्की थी जैसे महीनों बाद कोई थका हारा मुसाफिर किसी ठंडी छांव को पाले। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वे मेरी आंखों में उस ममता दीदी वाली जिम्मेदारी की परछाई देख रहे होंगे। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए और मैं बर्तन धोने के लिए रसोई चली गई। बर्तनों की खनखनाहट में भी मेरा मन शांत नहीं था। आज मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था। ये अजीबपन उस नई जिम्मेदारी और उस नए नाम के एहसास का था। हास्ट में एक अजीब ही खूबसूरत स्थिति थी। मेरी किशोर अवस्था जो अब तक पढ़ाई और खेलने में बीतनी थी अचानक माँ की भूमिका में बदल गई थी। बर्तन धोकर मैं अपनी बहनों के पास बिस्तर पर चली गई। उस रात में सारी रात अजीब सी भविष्य की कल्पनाओं में खोई हुई रही। जैसे मैं एक बड़ी साफ सुथरी रसोई में खड़ी हूँ, तारा और मीरा हंस रही हैं और पापा देर से आने पर भी मुस्कुरा रहे हैं। अगले दिन सुबह मैंने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए भेजा। उनके जाने के बाद पापा ने आवाज़ दी, आंचल मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे ड्यूटी पर जाना है। मैंने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और चुपचाप उनके सामने रखा। आज भी पापा के सामने मैं नजरें नहीं मिला पा रही थी, पर उनकी आंखों में मुझे आज कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वो चमक महज खुशी की नहीं थी बल्कि एक गहरे अकेलेपन के बाद खोया हुआ विश्वास वापस पाने की थी। उन्हें अब ये भरोसा हो गया था कि घर की डोर हाथ से छूटी नहीं है। पापा के जाने के बाद बुआ ने मुझे अपने पास बुलाया। आंचल, अब तुमने घर को अच्छी तरह संभल लिया है, तुम पर मुझे गर्व है। अब एक ज़रूरी और बहुत बड़ी बात सुनो। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारे पापा यहाँ से अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात करके खुद अनुरोध किया है। अगले 1-2 हफ्ते में उनकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हो जाएगी जहाँ मैं रहती हूँ, और उन्हें एक सरकारी घर भी मिल गया है। ये सुनकर मैं चौंक गई। ये हमारे लिए एक नए जीवन की उम्मीद थी। मैंने सोचा शायद वहाँ मुझे फिर से स्कूल जाने का मौका मिल जाए। बुआ ने आगे कहा, अब तुम एक बात और बताना, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि तुम्हारी मम्मी के देहांत के बाद तुम्हारी पढ़ाई बीच में बंद हो गई और तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी? मैंने बुआ का हाथ दबाया और कहा, बुआ ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मैं अपने परिवार के काम आ सकी। घर संभालना भी एक तरह की पढ़ाई है, एक जिम्मेदारी की पढ़ाई। बुआ ने कहा, ये तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारा भविष्य भी जरूरी है। और बेटी, एक बात जो तुम जानना चाहती थी मुझसे, जो तुम मुझे रात से पूछना भूल गई थी। मैं एकदम से सोच में पड़ गई कि बुआ किस विषय के बारे में बात कर रही थीं। फिर याद आया, वो डायरी का कवर। न मैंने पूछा, बुआ आप क्या बताना चाहती थीं? बुआ ने कहा, वो जो तुमने पापा के बिस्तर के पास देखा था, वो डायरी का कवर जिस पर तुम्हारी माँ ने अधूरे सपने लिखा था। बेटी, दरअसल तुम्हारे पापा को अब तुम्हारी मम्मी की कमी बहुत खल रही है। वो सिर्फ भावनात्मक कमी नहीं है, बल्कि माँ ने कुछ ज़रूरी कागजात, शायद ज़मीन बीमा पॉलिसी या बचत से संबंधित, पूरे नहीं किए थे। माँ की इच्छा थी कि वह उस पैसे से एक छोटा सा सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करेंगी, और अधूरे कागजात देखकर पापा को लगता है कि वो माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। वो इसी चिंता में डूबे हुए हैं। इसलिए तो उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। मैं उनकी बहन होने नाते यह कभी नहीं चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद करें या चिंता में घुलते रहें। मेरी बुआ की बात का मतलब मैं अब धीरे धीरे समझ रही थी। यह भावनात्मक कमी और माँ के अधूरे सपने को पूरा न कर पाने की चिंता दोनों का मिश्रण था।
मैंने बुआ से कहा, बुआ जी तो फिर आप ही पापा को समझाएं कि वो इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। माँ की इच्छा हम सब मिलकर पूरी करेंगे, बुआ ने कहा। आजकल वो मेरे कहने पर नहीं रुक सकते। वो पिछले 2 सालों से बल्कि माँ की बीमारी के दौरान से ही अकेलेपन का बोझ उठा रहे हैं। तुम उनके लिए माँ नहीं बन सकती, तुम सिर्फ एक भावनात्मक ढाल बन सकती हो। उन्हें एक जीवन साथी चाहिए जो उनके हर सुख दुख को बांटे। वो तुम तीनों बहनों की खातिर अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर लैंगेजों में हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे पापा की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। बुआ का ये कदम सुनने में भले ही कठोर था, पर उनका इरादा सिर्फ पिताजी को भावनात्मक और व्यावहारिक सहारा देना था और परिवार की स्थिरता सुनिश्चित करना था। बस मुझे अब ये चिंता है कि पता नहीं तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसलिए मैंने तुम्हें ममता दीदी बनाया। तुमने अच्छा किया जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। आंचल, तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगी, अगर तुम मेरी बात सोच समझ कर मानोगी तो। मैंने बुआ को बीच में टोकते हुए कहा, बुआ आप जो कहोगी वह मैं मानूंगी, बस हमारे परिवार की भलाई हो। उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी मम्मी की मौत का सबसे ज्यादा असर तुम्हारे पापा पर पड़ा है। लाइफ के इस दुराहे पर वो बिल्कुल अलग पड़े हैं। तुम भी अब जवान हो गई हो और देखने में भी अपनी मम्मी की तरह प्यारी और समझदार हो। तुममें तुम्हारी माँ की परछाई दिखती है। मैं चाहती हूँ कि पिताजी को जो सहारा मिले वह इस घर के लिए भी अच्छा हो और तुम्हारे भविष्य के लिए भी। और इस शादी का फैसला तुम पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि तुम इस घर की भावनात्मक मुखिया हो। तुम भी अपनी मम्मी की तरह खूबसूरत हो। ये कहकर बुआ खामोश हो गईं। उनके चेहरे पर एक गंभीर निर्णायक भाव था। उन्होंने जानबूझकर इस बात पर जोर दिया कि मैं जवान हो गई हूँ। जवान लड़की को इस उम्र में साथी की बहुत चाहत होती है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था, तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे मेरी ममता दीदी वाली जिम्मेदारी अब एक नया परिचित और निजी रूप में बदल रही थी। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर बुआ से पूछा, बुआ अगर तुम आगे क्या? बुआ ने जानबूझकर 1-2 पल की चुप्पी रखी ताकि मेरे ऊपर दबाव बढ़े। उन्होंने अपनी उंगलियों को आपस में बुना फिर मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह शायद तुम्हें बुरा लगे, बहुत अजीब लगे, पर यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, खासकर तारा और मीरा के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बहनों की सुरक्षा के लिए है। मैंने जोर देकर कहा, बुआ मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ आप हमारे भले के लिए ही सोच रही हैं। अब बताइए। बुआ ने लंबी सांस ली और अपनी बात शुरू की। देखो, तुम्हारे पापा को अब सहारे की सख्त जरूरत है। अगर उन्होंने किसी अजनबी से शादी कर ली तो वो घर में आकर सबसे पहले तुम्हारी मुखिया वाली जगह छीन लेगी। वो तारा और मीरा को सिर्फ सौतेली माँ की नज़रों से देखेगी। मैं नहीं चाहती कि किसी भी अनजान औरत को इस घर में लाकर तारा और मीरा का भविष्य खतरे में डालूं। इसलिए मैंने बहुत सोचा है और एक योजना बनाई है। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है राजीव, मेरा मामा का बेटा, वो जो तुम्हारे पापा की पोस्टिंग वाले शहर में ही नौकरी करता है। वो अभी केवल 30 साल का है, पर दिखता एकदम 28 का है। फिट और तंदुरुस्त और सबसे जरूरी ईमानदार। बुआ ने राजीव की खूबियों पर जोर दिया। तुम्हारी मम्मी की मौत के बाद वह हमेशा हमारे संपर्क में रहा है। वो तुम्हारी मम्मी को बहुत सम्मान देता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है, पर वो एक जिम्मेदार मर्द है। उसकी नौकरी पक्की है और वो इस घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल है। मैंने सोचा है क्यों न तुम राजीव से शादी कर लो। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। शादी राजीव से? ये मेरे लिए एक भावनात्मक बिजली के झटके जैसा था। मेरी आंखों के सामने मेरी किताबें, मेरी स्कूल की वर्दी और मेरी अधूरी पढ़ाई तैरने लगी। बुआ आप क्या बोल रही हैं? राजीव वो तो हमारे रिश्तेदार हैं और मैं तो अभी सिर्फ 15 साल की बच्ची हूँ। मेरी हाई स्कूल भी पूरी नहीं हुई है। मेरे मुंह से ये शब्द निकले। बुआ ने जो कहा वो मेरे लिए कल्पना से परे था। मैं खुद को मानसिक रूप से सिर्फ ममता दीदी के रूप में देख पा रही थी, पत्नी के रूप में नहीं। काफी देर तक एक अजीब और भारी खामोशी रही। मैंने पापा को भावनात्मक सहारा देने की सोची थी, लेकिन खुद अपनी शादी की नहीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। बुआ ने ही कहा, क्या हुआ आंचल, इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने धीरे से कहा, बुआया तो बहुत बड़ी बात है। वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, पर मैं शादी के बारे में कभी नहीं सोची। बुआ ने अब भावनात्मक सहारा देना शुरू किया। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, लेकिन मेरी बात समझो। तुम लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र है, पर मैं इस परिवार की नींव की फिक्र कर रही हूँ। तुम तो 2-3 साल बाद अपनी शादी करके अपने घर चली जाओगी, फिर तुम्हारी बहनें भी चली जाएंगी। तब पापा अकेले रह जाएंगे और इस घर को एक सौतेली माँ संभाल रही होगी। तुमने सोचा है अकेला जीना कितना मुश्किल है?
अगर पापा ने दूसरी शादी किसी और लड़की से कर ली तो वो तुम्हारी बहनों के साथ पता नहीं कैसा बर्ताव करेगी। राजीव के आने से तुम घर की स्थायी बहू बनोगी और कोई भी सौतेली माँ तारा और मीरा को परेशान नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। राजीव जवान है, स्मार्ट है और तुम भी काफी खूबसूरत हो, एक युवा और ऊर्जावान पत्नी। राजीव तुम्हें हर तरह से खुश रख सकते हैं। वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाएंगे, व तुम्हें भावनात्मक सहारा देंगे। अपनी बहनों का भविष्य सुरक्षित करके तुम खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। बुआ की बातें बिल्कुल सच लग रही थीं, जैसे वो मुझे एक कड़वी दवाई दे रही हूँ जो सेहत के लिए जरूरी है। मेरा दिल थोड़ा सा पिघलने लगा। शादी एक बहुत बड़ा बलिदान था, पर क्या ये मेरी बहनों और पापा की स्थिरता के लिए सही नहीं होगा? मैं राजीव के बारे में सोचने लगी। वो लंबे चौड़े, हमेशा मुस्कुराने वाले और पिताजी की तरह ही एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। मुझे याद आया जब माँ बीमार थी तो राजीव ही सबसे पहले मदद के लिए आते थे। सोचते सोचते ही बुआ ने मुझसे पूछा, क्या ख्याल है? बोलो, तुम बलिदान के लिए तैयार हो? बुआ को भी लगा कि मैं पिघल रही हूँ। बुआ ने कहा, आंचल, तुम यह मत सोचो कि तुम बच्ची हो। बस एक बार सिर्फ ये सोचो कि तुम एक औरत हो, एक निर्णायक औरत जो अपने परिवार के लिए सबसे मुश्किल फैसला ले सकती है। क्या कमी है राजीव में? वो तुम्हें हर तरह से खुश रखेंगे। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। इतनी खुशी मिलेगी तुम्हें। बोलो, तुम क्या कहती हो? मैंने कहा, बुआ, यह बहुत बड़ा फैसला है। मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ। मैं अभी हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाई हूँ। राजीव कभी नहीं मानेंगे। नबुआ ने अपने बैग की जिपर बंद की और आत्मविश्वास से कहा, राजीव मान जाएंगे, मैंने उनसे बात कर ली है। वो जानते हैं कि ये परिवार कितना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा हाँ ज़रूरी है। मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। बुआ ने कलाई घड़ी देखी और कहा, ठीक 2 घंटे बाद तुम्हारे पापा घर आकर मुझे बस स्टैंड छोड़कर आएंगे। तब तक तुम सोच लो। सिर्फ 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हें ही फैसला करना है कि तुम इस घर की बहू बनोगी और अपनी बहनों को सौतेली माँ से बचाओगी, मैं तुम्हारी बुआ ही रहूंगी और हम इस परिवार का भविष्य किसी अनजान के हाथ में सौंप देंगे। इतना कहकर बुआ दूसरे कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगी। मैं अपने कमरे में ही फर्श पर बैठ गई। मेरी नज़रों के सामने राजीव का मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। राजीव की हाइट 5 फीट 11 इंच के आसपास थी और वे लंबे चौड़े थे। दिखने में बिल्कुल किसी युवा हीरो की तरह लगते थे जो किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। पता नहीं क्यों आज उनके बारे में सोचते हुए मुझे एक जवान लड़की होने का एहसास हो रहा था। जब से बहनों ने मुझे ममता दीदी कहना शुरू किया, तभी से मेरे अंदर की जिम्मेदारी की भावना जाग उठी थी और आज बुआ ने यह कहकर तो मुझे एक कदम आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। मैं उठकर कमरे के ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंच गई। मैंने एक लाल रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था जो माँ ने मेरे 15वें जन्मदिन पर सिलवाया था। जैसे ही मैंने आईने की तरफ देखा, खुद को देखकर मैं थम गई। मेरी आंखें बड़ी गंभीर और थोड़ी डरी हुई थीं। मैं शीशे में देखकर सोचने लगी, क्या सच में किसी की पत्नी बनने के लायक हो गई हूँ? क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ? मुझे खुद ही मेरे सवालों का जवाब मेरी गंभीर आंखों में मिल गया। हाँ, अगर परिवार को मेरी ज़रूरत है तो मुझे ये करना होगा। मैं ये सब सोचकर हैरान हो रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे खुद को मुस्कुराने लगी और खुद से ही बात करते हुए कहने लगी, हाँ आंचल, तुम कर सकती हो। क्या सच में मैं इस परिवार को बचाने के लिए ये बलिदान दे सकती हूँ? बलिदान का स्वीकार और भाभी का पद इतनी बड़ी हो गई हूँ कि किसी की पत्नी बनने के काबिल हो गई हूँ। ये सोचते ही मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और डर का मिश्रण होने लगा था। बुआ ठीक ही तो कह रही थी। मैं भी राजीव की तरह हैंडसम, जवान और तंदुरुस्त जीवन साथी की कल्पना करती थी, तो वो क्यों नहीं? मेरी तमन्ना पूरी होने के साथ साथ मेरी बहनों का भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति मेरे साथ पता नहीं कैसा बर्ताव करेगा, जबकि राजीव तो जाने पहचाने हैं। मुझे डर लगता था कि क्या मैं उनकी पत्नी बनकर उनका साथ दे पाऊंगी। फिर मैंने खुद को समझाया, आज नहीं तो कल किसी न किसी की पत्नी बनकर ये जिम्मेदारी संभालनी ही है, तो क्यों न उस व्यक्ति को संभालूं जो इस परिवार की सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आखिर वो एक मर्द है और मैं एक औरत हूँ। पापा भी आज जल्दी आ गए, जैसा कि बुआ ने बताया था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं शीशे में खुद को देखकर ही शर्मा गई। तभी वहां पड़ी पापा की तस्वीर पर मेरा ध्यान गया। मैंने पापा की तस्वीर उठा ली और गौर से देखने लगी। पापा का व्यक्तित्व, उनका आकर्षण कुछ ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की ओर आकर्षित हो सकता था, जैसा कि राजीव में भी था। मैंने बुआ की बात मानकर अब राजीव को मन ही मन में अपना भावी पति मान लिया था। पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ और मैं पापा की तस्वीर को देखकर ऐसे शर्माने लगी जैसे मैं उन्हें नहीं बल्कि अपने होने वाले पति को निहार रही हूँ, और मैंने अपनी आंखें झुका लीं।
मैं सोचने लगी कि बुआ ठीक ही कह रही थी कि ये फैसला मुझे मेरे परिवार के लिए लेना है। ये सब होते होते पता नहीं कब 2 घंटे बीत गए। पापा भी आज जल्दी आ गए। उन्हें बुआ को बस स्टैंड छोड़ने जाना था। जब पापा घर आए तो पता नहीं मुझे आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैं अब पापा को नहीं बल्कि अपने भाभी ससुर को देख रही थी और मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, लगता है वो राजीव आ गए हैं। मुंह से ये सब निकलते ही खुद शर्माकर बोली, हे राम, अभी से ये क्या सोच रही हूँ। तभी बुआ मेरे कमरे में आईं और मुझसे पूछा, आंचल तुमने क्या फैसला किया? तुम मेरी क्या बनना पसंद करोगी, भाभी या बुआ ही? मुझे बड़ी शर्मा रही थी पर बुआ ने मुझसे फिर कहा, बोलो ना आंचल, तुम मेरी क्या बनना पसंद करोगी? इस बार मैंने थोड़ा सा शर्माकर अपना मुंह नीचे किया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बुआ भी समझ चुकी थीं, पर वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थीं। बोलो ना आंचल, क्या बनोगी तुम? मेरी भाभी बनोगी और तारा मीरा को सौतेली माँ से बचाओगी, फिर मैं तुम्हारी बुआ ही रहूंगी। आई को सौंदे कनेरू। इस बार मैंने बुआ की बात सुनकर बहुत ही धीमे से कहा, मैं आपकी भाभी, और अपना चेहरा छुपा लिया। बुआ ये सुनकर मेरे पास आईं और मुझे गले लगा के कहा, सच बनोगी तुम मेरी भाभी? तो मैंने भी शर्म से आंखें नीची कर मुंह हिलाकर अपनी रजामंदी बता दी। बुआ ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया, खूब चूमा और खुशी के मारे कहते हुए बोली, ओ भाभी, मेरी भाभी, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। आज से मैं आपको भाभी कहूंगी और आप मुझे बुआ नहीं दीदी कहोगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। बुआ अब मुझे बड़ी इज्जत से तुमन ही आप कहकर बुला रही थीं, जिससे मुझे अच्छा लग रहा था पर साथ ही कुछ अटपटा भी लग रहा था। मैंने बुआ से धीरे से कहा, दीदी आप मुझसे आपन ही तुम कहा करो। तो बुआ ने कहा, नहीं भाभी, अब तुम मुझसे छोटी नहीं हो। मेरे भाई की पत्नी होने के नाते आपका पद बड़ा है और मेरा आपकी इज्जत करना फर्ज है। मैं बुआ की बात का मतलब समझ चुकी थी। फिर बुआ मुझसे एक बार और गले लगाकर मेरी आंखों में देखकर बोली, भाभी अब से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इस घर की इज्जत है, इस घर की मालकिन। और सबसे बड़ी बात भाभी, अब से तुम सिर्फ इस घर की ही नहीं हो, राजीव के दिल की भी मालकिन हो। बुआ ने मुझसे एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा था, जिससे मैं बुरी तरह से शर्मा गई। बुआ ने फिर मुझसे कहा, भाभी मुझे यकीन है कि जिस तरह तुमने घर को संभाला उसी तरह से आप राजीव को भी संभाल लोगी। मैं धीरे से बोली, दीदी मैं कोशिश करूंगी। न बुआ बोली, भाभी अब से बुआ नहीं दीदी कहा करो। मेरे भाई से रिश्ता बदलेगा तो मुझसे भी बदलेगा ना। राजीव तुम्हारे पति हुए तो उनकी बहन तुम्हारी ननद हुई, सही कहा ना? और तुम्हारी मम्मी और मेरा रिश्ता ननद भाभी से बढ़कर एक सहेली जैसा था। हम दोनों आपस में सब कुछ शेयर करते थे और काफी पल गहरी सहेली की तरह बिताते थे। अब से तुमने उनकी जगह ले ली है। फिर बुआ ने शरारत करते हुए कहा, भाभी कोशिश क्या करनी है, राजीव को तो संभाल ही लोगी। और बुआ ने जिस तरह से ये बात कही कि मैं राजीव को संभाल लूंगी, मैं शर्मा गई। मुझे राजीव को एक पत्नी की तरह संभालना था। फिर बुआ मुझे मम्मी की अलमारी के पास ले गईं और मम्मी की कुछ साड़ियाँ और गहने दिए और एक हार जो बहुत ही सुंदर था मुझे देते हुए कहा, भाभी यह हार इस घर की बहू को दिया जाता है और अब से तुम इस घर की बहू हो तो इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बुआ ने सारी साड़ियों के ब्लाउज मेरे ही नाप के बनवा रखे थे। शायद वो काफी दिन से इस बलिदान की तैयारी कर रही थीं। मैंने धीरे से बुआ से कहा, दीदी पहले आप राजीव से तो बात कर लें कि उनको ये सब मंजूर है कि नहीं। तो बुआ मुझसे छेड़ते हुए बोली, अभी से ही राजीव। और फिर मुझे पायल देते हुए बोली, अच्छा है अभी से आदत डाल लो, क्योंकि औरत अपने पति का नाम नहीं लेती है। फिर बुआ ने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बात कर लूंगी। मेरा दिल कह रहा था कि राजीव इस रिश्ते से मना कर देंगे, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद कम थी। मुझे कम इसलिए लग रही थी कि किसी भी मर्द को मेरी जैसी समर्पित परिवार को बचाने वाली पत्नी मिले तो वो मना नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा, दीदी। बुआ बोली, हाँ भाभी बोलो, कुछ कहना है? मैं बोली, दीदी अगर ये शादी होती है तो तारा और मीरा उनकी मम्मी मैं ही रहूंगी। बुआ बोली, ये भी कोई कहने की बात है, तुम ही उनकी माँ रहोगी, कोई उनको कुछ नहीं बताएगा। पर भाभी मैं तो कहती हूँ उनकी माँ तो तुम हो और राजीव के साथ शादी के बाद आप लोग एक बच्चा कर लो। बुआ के मुंह से राजीव और अपने बच्चे की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी होते हुए चेहरा झुकाकर धीरे से बोली, दीदी मैं बच्चे के लिए मना थोड़ी ही कर रही हूँ, पर मैं उस लायक तो हो जाऊं। दीदी मुझे 6 साल का समय तो दो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि और बच्चे होने से राजीव का प्यार तारा और मीरा के लिए कम ना हो और तब तक ये बच्चे भी बड़े और समझदार हो जाएंगे, हमारा प्यार भी नहीं बटेगा। बुआ बोली, तुम क्या कुछ सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम दोनों को प्यार होना चाहिए। बुआ शरारत करते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम अभी क्यों मना कर रही हो? मैंने कहा, धत दीदी कैसी बातें कर रही हैं? दीदी बोली, अपनी भाभी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती, अब हम सहेली हैं ननद भाभी होने के साथ।
फिर पापा उनका सामान उठाकर गाड़ी की डिग्गी में रखने लगे। बुआ ने कहा, भाभी तुम भी हमारे साथ बस स्टैंड चलो। मैंने पापा की तरफ देखा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही पिछली सीट पर बैठने लगी, बुआ ने कहा, आंचल तुम यहाँ बैठो, और मुझे आगे बैठा दिया। मैं आगे बैठ गई, लेकिन आज आगे बैठने का कुछ अलग ही माहौल महसूस कर रही थी, जैसे मैं पापा की बेटी नहीं बल्कि राजीव की भावी पत्नी हूँ जो अपने ससुर के साथ बैठी है। हम बस स्टैंड पहुँच गए और बुआ को बैठाकर घर की तरफ चल दिए। पापा वापसी में गाड़ी में बैठे मुझे चोर नज़रों से देख रहे थे, साथ में हल्का हल्का सा गुनगुना भी रहे थे। वो शायद बुआ के आत्मविश्वास से खुश थे। इसी तरह हम घर पहुंच गए। मैंने पापा से पूछा, कुछ चाहिए? तो उन्होंने चाय मांगी और वो अपने कमरे में चले गए। मैंने भी अब बच्चों के लिए खाने की तैयारी कर ली, क्योंकि वो स्कूल से आकर ही खाना खाते हैं। शाम को मैं खाने की तैयारी करने लगी और टीवी देखने लगी। वैसे तो हम सब एक साथ खाना खाते थे, लेकिन आज मैंने पापा और बच्चों को पहले खाना खिलाया। पापा ने मुझे भी साथ बैठकर खाने को कहा, तो मैंने कहा, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, और सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मैं पापा के झूठे बर्तन उठाने लगी। फिर मैंने कुछ सोचकर उनको वहीं रहने दिया। मैंने एक प्लेट में थोड़ा खाना लिया और पापा के झूठे गिलास से पानी पीने के लिए उसे अपने होठों से लगाया। एक पत्नी का धर्म होता है पति का झूठा खाना, और मैंने अभी से राजीव को अपना पति मान लिया था। मैं ये पत्नी धर्म का अनुष्ठान कर रही थी ताकि मेरा फैसला अटल रहे और राजीव मेरे और मेरे परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहें। मुझे अजीब सी खुशी और गहरे डर का एहसास हो रहा था। क्या मैंने भावनाओं में बहकर ये फैसला ले लिया था? क्या राजीव को इस बारे में पता भी है? और अगर हाँ, तो क्या वो इसे सच में स्वीकार करेंगे? मेरा मन अब इस अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। मैं पापा के रूम के पास पहुंची और जैसे ही मैं अंदर जाने लगी तो खिड़की खुली देखकर मैं रुक गई। और जो मैंने पापा के रूम में देखा, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आज सुबह पापा जिस तरह से मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में अब एक गहरी राहत और अटूट विश्वास था। मैं समझ गई, बुआ ने पापा को राजीव के प्रस्ताव के बारे में सब कुछ बता दिया था और पापा ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। पापा अपने कमरे में एक वीडियो कॉल पर थे। स्क्रीन पर राजीव थे। राजीव का चेहरा उत्साह और खुशी से चमक रहा था। पापा मुस्कुरा रहे थे और राजीव से कह रहे थे, बेटा राजीव, आंचल ने हाँ कह दिया है। मैंने उसे और बच्चों को बता दिया है कि तुम हमारे लिए इस घर की सुरक्षा बन रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस परिवार की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। अब तारा और मीरा को कोई सौतेली माँ परेशान नहीं करेगी। पापा की इतनी जोरदार तैयारी और खुशी देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब मेरा मुकाबला कितने जोरदार जीवन साथी से होने वाला है। मुझे जरा भी शक नहीं रहा कि राजीव ने भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। मैंने भी अब इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मेरे बिस्तर पर बैठी मैं सोचने लगी। बार बार मेरी आंखों के सामने राजीव की तस्वीर आने लगी और उस सोच से मेरे चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट आ गई कि राजीव भी अब मेरे साथ नए रिश्ते को बनाने को उत्साहित थे। अब मैं एक हाउसवाइफ की तरह सोचने लगी जिसके 2 बच्चे, तारा और मीरा, और एक पति राजीव हैं। मैंने बुआ की दी हुई साड़ियाँ उठाईं और ब्लाउज उठाया। एक अच्छी सी साड़ी चुनी और मैचिंग ब्लाउज सेलेक्ट किया। उसको लेकर मैं बाथरूम में गई और बुआ की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई। फिर मैंने मम्मी के गहने उठाए और एक एक करके सब गहने, पैरों में पायल, गले में हार, हाथों में सोने की चूड़ियाँ और मांग का टीका पहनकर देखा तो मैं काफ़ी सुंदर दिख रही थी। अब मैं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। मैं अपने आप को इस रूप में देखकर खुद ही शर्मा रही थी। अगले दिन रविवार का दिन था। सुबह पापा बोले, आंचल चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। मैं परेशान थी कि पापा आज इतने खुश कैसे हैं और मुझे कुछ अलग ही नज़र से देख रहे हैं। फिर मुझे पापा का मुझे इस तरह से देखना अच्छा लग रहा था। ये गर्व और कृतज्ञता की नज़र थी। मैं ये सोच के खुश भी थी और थोड़ी परेशान भी। फिर सोचा, जो होगा देखा जाएगा। आखिर मुझे संभालना ही होगा, क्योंकि अब राजीव मेरे पति जो बनने वाले थे। तो पापा की बात सुनकर पापा से बोली, जी पापा। और फिर मैं और बच्चे नहा धोकर तैयार हो गए। पापा ने एक पैकेट मुझे दिया और कहा, आज ले लो। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो पापा ने कहा, ये तुम्हारे लिए ड्रेस ही है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर मेरे साथ घूमने चलो। मैंने पापा से वो पैकेट ले लिया और जब वो पैकेट मैंने खोला तो उसमें एक लाल रंग का सूट और लाल रंग की ही चूड़ियाँ थीं। मैंने वो ड्रेस पहन ली और चूड़ियाँ भी। हम गाड़ी की तरफ चल दिए। गाड़ी में तारा बोली कि मैं आगे बैठूंगी, तो पापा बोले, नहीं बेटा, ममता दीदी को बैठने दो अगली सीट पर। अब ममता दीदी ही पापा के साथ आगे बैठेंगी। ये सुनकर मैं आगे की सीट पर बैठ गई। मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये मेरे नए जिम्मेदार पद का प्रतीक था। पापा बोले, आंचल एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, जी कहिए पापा। उन्होंने कहा,
जब से दोनों बच्चों तुम्हें मम्मी कहने लगे हैं तो तुम मुझे पापा मत कहो प्लीज। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा तुम भी पापा होगी और बच्ची भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें बच्चे मम्मी कहते हैं। तो इन बच्चों की मम्मी तुम हो और बच्चों का पापा मैं हूँ, इसलिए तुम मत कहो। और अगर कोई बाहर वाला तुम्हें बच्चों के साथ मुझे पापा कहता देखेगा तो क्या कहेगा? मैं एक प्यारी मुस्कान के साथ बोली, आपको पापा नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? पापा बोले तुम्हें नहीं पता। मैं थोड़ा शर्मा कर, जी मुझे कैसे पता चलेगा, आप ही बता दीजिए क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा राजीव। तुम्हें अब राजीव को अपनाने की तैयारी करनी है। तुम मुझे सुरेश जी या फिर जैसे तुम्हारी मम्मी मुझे नाम से बुलाती थी वैसे बुला सकती हो। बोलो आंचल, तुम मुझे वैसे ही बुलाओगी ना? तो मैं अलहड़ सी मुस्कुराती हुई शर्म से ना में सर हिलाया। यह मुझसे नहीं होगा पापा। पापा बोले क्यों नहीं हो पाएगा? इसका मतलब तुम अभी राजीव को स्वीकार नहीं कर रही हो। मैं बोली ऐसी बात नहीं है पापा, मैं तो बड़ी होने पर राजीव जैसा ही पति चाहती थी। अब कुदरत का खेल देखिए कि उसने राजीव को ही मेरा जीवन साथी बना दिया। दोस्तों, आगे की भावनात्मक और पारिवारिक कहानी अगले वीडियो में है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए इसी तरह की पारिवारिक और प्रेरक कहानियाँ लाते रहेंगे।